बेसिकली दो एंटिटीज के साथ इन्वॉल्व होकर बनती है, जहां पे इन्वेस्टर थे और कंपनीज थे। कंपनीज का काम था कि वो अगर लोन नहीं लेना चाहती है बैंक से अपना काम बढ़ाने के लिए, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो जाके डायरेक्टली कोई इन्वेस्टर ढूंढ सकती है। हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ स्टॉक मार्केट बिगनर सीरीज। हम स्टॉक मार्केट की एक बिगनर सीरीज चला रखी है जिसमें हम बेसिक्स टू एडवांस धीरे धीरे सारे कंसेप्ट समझते हुए चल रहे हैं स्टॉक मार्केट के, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होते हैं, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, सेबी क्या होता है। इसके अलावा हम आगे जाके फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज, सारे मार्केट्स के बारे में, सबके बारे में एक एक बात करेंगे। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने कैपिटल मार्केट बेसिक, मतलब कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो क्या होता है, कंपनीज का काम क्या होता है, इन्वेस्टर्स का क्या काम होता है, हम वहां तक समझ चुके थे। अगर आप जो है वो देखना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर जरूर देखें, उसमें से आपको बेसिक मिल जाएगा। उस बेस के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज अपनी सेकंड क्लास शुरू करें। तो एक बार चाहे हम इस क्लास में भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने समझा था कि कैपिटल मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट जिसे हम बोलते हैं, वो बेसिकली दो एंटिटीज के साथ इन्वॉल्व होकर बनती है, जहां पे इन्वेस्टर थे और कंपनीज थे। कंपनीज का काम था कि वो अगर लोन नहीं लेना चाहती है बैंक से अपना काम बढ़ाने के लिए, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो जाके डायरेक्टली कोई इन्वेस्टर ढूंढ सकती है। और इन्वेस्टर्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं, आप प्राइवेटली भी इन्वेस्टर जाकर ढूंढ सकते हो। पर जब आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बल्क में बहुत पैसा इकट्ठा करना होता है, तो इंसान पब्लिक इश्यू लेके आता है। वो पब्लिक इश्यू लेके आता है तो वो इन्वेस्टर्स, हम जैसे रिटेल पब्लिक से एक साथ पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। इन्वेस्टर्स का काम क्या था यहाँ पे? इन्वेस्टर्स का काम ये है, जो कि नॉर्मली इन्वेस्टर का मतलब ही ये है कि हम कोई भी पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो कैपिटल ग्रो हो सके हमारा, जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास एफडीज, आरडीज, लैंड, गोल्ड, फ्लैट, रियल एस्टेट, बहुत सारे ऑप्शंस है। पर उसी तरीके से हमने समझा था कि स्टॉक मार्केट भी एक ऑप्शन है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो हमारा आता है वो एक तरीके का फ्लक्चुएटिंग एसेट क्लास है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जब हाई रिटर्न है तो रिस्क भी ज्यादा है। पर आपको अगर कम रिस्क चाहिए तो आप फिक्स्ड रिटर्न्स की तरफ जा सकते हो, और अगर आपके पास बहुत कैपिटल है और कैपिटल इंटेंसिव हो, आप फिजिकल एसेट्स की तरफ भी जा सकते हैं। एक इन्वेस्टर के पास सारी चॉइसेस होती है। अब आगे बढ़ते हुए जब हमने समझा कि कैपिटल मार्केट जो है, कि कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज का काम है वो है कि उनको अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, बेसिकली फंड्स के लिए, वो स्टॉक मार्केट का रुख करती है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट होता है सेकेंडरी मार्केट। इसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या होता है, सिर्फ शेयर्स की खरीद बेच होती है और कुछ नहीं। जो सारा कंपनी काम करती है वो करती है प्राइमरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट के अंदर वो कंपनी अपना किसी भी तरीके से जो काम बढ़ाना होता है, उसकी कंपनी वहां पे स्टैब्लिश होती है, ऑफिस लेते हैं, लोग हायर करती हैं, प्रोडक्शन करती है, मशीनरीज एक्वायर करती हैं, ब्रांचेस बढ़ाती हैं। जो सारा काम होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। और प्राइमरी मार्केट को देखते हुए कि वहां पे उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है, उसको देखते हुए सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर्स बढ़ते या घटते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। और ये प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आने के लिए उनको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आमतौर की भाषा में हम उसको बोलते हैं आईपीओ। एक कंपनी जब भी अपने शेयर्स को पब्लिक के सामने लेके आना चाहती है, कि वो चाहती है कि पब्लिक आए और मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो वो आईपीओ लेके आएगी। अब ये आईपीओ क्या चीज होती है? हर कंपनी जैसे ही आईपीओ लाने के लिए डिस्कस करती है, तो सबसे पहले पार्ट पे वो क्या करती है, वो एक मर्चेंट बैंकर को हायर करती है। किसको हायर करती है? मर्चेंट बैंकर को। अब ये मर्चेंट बैंकर, या फिर आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट बैंकर, काफी लोग अपना करियर भी बनाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी टॉप बैंक्स होते हैं, उनके पास एक डेडिकेटेड हाईली क्वालिफाइड बंदा होता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, जो उस कंपनी की वैल्यूएशन निकालता है। वैल्यूएशन कि ये कंपनी के सारे स्वॉट एनालिसिस करके
कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं इस कंपनी के पास, क्या कंपनी काम करती है, मार्केट में रिस्क किस तरीके के हैं, आगे फ्यूचर में एक्सपेंशन होने के क्या चांसेस है, पूरी डीप डाइव करके वो एक तरीके से उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करती है और एक वैल्यूएशन निकालती है कि ये कंपनी की मार्केट में इतनी वैल्यू है। अब वो जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं DRHP रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? DRHP रिपोर्ट, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैंकर जाके एक DRHP बनाता है। अभी DRHP क्योंकि उसको NSE या BSE उसके पास चॉइस है कि वो NSE, उसके पास दो तरीके के मार्केट हैं, आप NSE में जाके भी लिस्ट करा सकते हो और आप BSE में जाके भी लिस्ट करा सकते हो। तो इंडिविजुअली दोनों DRHP को लेके दोनों डिफरेंट मार्केट्स के अंदर वो प्लेस करा सकता है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि NSE एक तरीके की बड़ी एक्सचेंज है, बड़ा मार्केट, और BSE एक तरीके का पहले पुराना मार्केट तो है पर आज के टाइम पे वॉल्यूम वाइज काफी छोटा है। तो ज्यादातर ऑब्वियसली बात, अगर आप फिजिकल मार्केट में आप कुछ माल बनाते हैं, फॉर आप जूते बनाते हैं, तो आप ऐसी ही मार्केट में चाहेंगे कि मैं बड़ी मार्केट में जाके अपना सामान बेचूं, यहाँ पे ज्यादा ग्राहक आते हैं। तो इसी तरीके से ज्यादातर लोग NSE में जाके करते हैं, पर NSE में जाके बनाने के लिए उनको IPO काफी बड़ा लेके आना पड़ता है, मेन स्ट्रीम IPO लेके आना पड़ता है, जिसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से तो ऊपर ही होनी चाहिए। जो छोटी कंपनीज होती हैं वो अलग तरीके का IPO लेके आती हैं, उसे हम बोलते हैं SMEs IPO, स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। पर बड़े IPOs यूजुअली NSE के अंदर ही लिस्ट होता है। अब ये DRHP को लेके जाएंगी और DRHP को लेके एक्सचेंज के पास जाएंगी अप्रूवल्स के लिए, और अगर एक्सचेंज उनको अप्रूव कर देता है कि हाँ आपके ने जो भी मेरे को रिपोर्ट ये DRHP सबमिट करी है, बेसिकली DRHP हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, RHP फाइनल बनता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, पहले ड्राफ्ट करी जाती है, उसके बाद एक नया प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट करवाओगे आप एक्सचेंज के पास जाके और एक्सचेंज उसके ऊपर अप्रूवल दे देती है, तो एक्सचेंज कहती है कि आप सक्सेसफुली अब IPO के लिए फंड रेज कर सकते हैं और आप मार्केट में जाने के लिए आपको मैं टाइम देती हूं 3 दिन का टाइम देती हूं, और आप जाके इन्वेस्टर्स से के सामने अपनी यही DRHP रिपोर्ट प्रेजेंट करो। ये DRHP रिपोर्ट आप प्रेजेंट कर दोगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इवेंचुअली आपके कल जाके पार्टनर बनने वाले हैं, उनके पास एक फेयर तरीका होगा कि वो समझ सकेंगे कि आप कितने पानी में हो या आपकी कंपनी कितनी अच्छी है। वो उनकी ड्यू डिलिजेंस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि आपको उनको पैसा देना है या नहीं देना है, और ये एक फेयर रूल है। अब ये जो DRHP रिपोर्ट है ये हमको कैसे मिल सकती है ये भी समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक साइट का यूज कर सकते हैं। मैं यूजुअली चित्तौड़गढ़.com करके एक साइट है, काफी पुरानी साइट है, काफी सालों से मैं यूज करता हुआ आ रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ इस साइट को, नहीं, पर आप चाहें तो आप भी इस साइट का यूज कर सकते हैं, या फिर एम्पल इनफ ऑफ साइट्स हैं। आप डायरेक्टली ब्रोकर के अकाउंट, जो भी आपके पास ब्रोकर है, आप उस ब्रोकर के पास जाएंगे, वो ब्रोकर की साइट पे भी आपको वो रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे 2 तरीके के IPOs दिख रहे हैं आपको। एक है IPO मेन डैशबोर्ड और एक है SME IPO। जैसे हमने बात करी थी कि SMEs IPO स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस होता है, तो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की एक जो डाउनफॉल है वो ये है कि पब्लिक डोमेन में इसकी इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है। पर जो बड़े IPOs होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती है, उसको आप बेसिक इंटरनेट को ही डीप डाइव कर लोगे तो भी आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो जगह जगह पे उनके ब्रांचेस होती हैं, तो बड़ी कंपनी होती है। SMEs एक जगह पे एक सस्टेन एक जगह पे इकट्ठी हुई हो सकता है कि खाली दिल्ली की कंपनी हो, या हो सकता है खाली मुंबई की कंपनी हो, इस तरीके की भी हो सकती है। अब IPO मेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने IPO डैशबोर्ड खोला, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से IPOs आने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 दिन का टाइम देती है ये कंपनी। ये अगर आप सारी डेट देखोगे तो ये 3 दिन का टाइम है। वो हो सकता है कि जो कहते 4 दिन आपको किसी उसमें दिख रहा हो, क्योंकि जो सैटरडे संडे है, मतलब ये जो 3 दिन दिए जाते हैं ये वर्किंग डेज को ही गिनते हैं, और सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है तो वर्किंग डेज को नहीं गिनते। 3 दिन के लिए वो IPO खुले हुए होते हैं, और वो खुले हुए IPO आप लोग इन्वेस्ट जाके कर सकते हो, उसमें पैसा लगा सकते हो। अब फॉर से एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं हम कि कोई भी एक रैंडमली हम शेयर कुछ खोल के देख लेते हैं। ये तो करंटली चलता है, पुराना शेयर कोई देख लेते हैं। मार्च में जैसे पावरिका, अमीरचंद जगदीश एक्सपोर्ट्स, ये सब कंपनियों के वो आए थे, इसमें से कोई भी एक खोल लेते हैं, पावरिका खोल लेते हैं। अब हमने ये पावरिका खोल ली। अब ये कंपनी की आपको जितनी भी मेन इंफॉर्मेशन है, मतलब आप RHP तो पूरी डाउनलोड कर सकते हो, पर
मेरे को ये साइट पर्सनली इसलिए पसंद है कि ये पूरा का पूरा जिस्ट निकाल के आपको दे देता है कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। आपको एक ओवरव्यू में मिल जाता है कंपनी का कि कंपनी किस चीज की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या बनाती है, कब आईपीओ आया था, कब लॉन्च हुई थी, उसके शेयर कहाँ कहाँ लिस्ट होने वाले हैं, ये सारी बेसिक चीजें ये बता देगा। इसके अलावा आप नीचे आएंगे, ये तो अब प्राइस इसलिए आ रहा है क्योंकि अब वो लिस्ट हो चुका है। जब आप नीचे आएंगे तो आईपीओ की सबसे पहले डिटेल्स आएंगी। जैसे हमने बात करी 24, 25, 26, 27 इस बीच में कोई आपका सैटरडे या संडे मार्केट बंद होगी, इस वजह से आ रहा होगा। 24 से 27 तक के लिए ये आईपीओ डेट खुली थी। लिस्टिंग डेट उसकी अप्रैल की थी। अच्छा, एक और खास बात, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आईपीओ ओपन से लेके अलॉटमेंट तक का, कि अलॉटमेंट कब होगी, कैसे पता चलेगा कि आईपीओ मिल रहा है, क्रेडिट ऑफ शेयर्स का, क्या वो शेयर जो जिनको मिले हैं वो उनके डीमैट में कब तक पहुंच जाएंगे, आईपीओ क्लोजिंग का, और जिनको शेयर नहीं मिले उनके पैसे रिफंड कब तक हो जाएंगे, लिस्टिंग क्या हो जाएगी। ये टोटल पूरा जो भी वैल्यू है ये 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर देता है, और यही एफिशिएंसी है डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में आईपीओ की। जबकि पहले कुछ जमाने में, जब आज से अगर हम 90s की या 2000 की बात करें, 2008 से पहले जब डीमैटेरियलाइजेशन नहीं था, तो ये सब आईपीओ पेपर फॉर्मेट में होते थे, और रिफंड्स आने में लोगों के, मतलब जिनको आईपीओ नहीं मिला उनके रिफंड्स आने में 2-2 महीने तक लग जाता। पर आज के टाइम पे ये पूरा प्रोसेस आईपीओ खुलने से लेके क्लोज तक, उसके अलॉटमेंट से लेके उसके रिफंडिंग तक, और उसके शेयर क्रेडिटिंग से लेके लिस्टिंग तक, ये टोटल 7 से 10 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। ये एफिशिएंसी है एनएससी की। इसके अलावा आप यहां से पता कर सकते हो कि ये इसकी फेस वैल्यू कितनी है। फेस वैल्यू का कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। हम आगे एडवांस जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपको फेस वैल्यू के बारे में बताऊंगा कि फेस वैल्यू 10 रुपए, 5 रुपए क्यों होती है, स्प्लिट्स क्या होते हैं, कंपनी में बहुत तरीके के कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहते हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, बोनसेस आते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। आप जो कहते हैं इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे मेन चीज है प्राइस बैट, कि भाई कोई भी कंपनी जब शेयर लेके आ रही है, अब ऑब्वियस सी बात है, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, फोर्ड से मैंने ये पेन बनाया। अब ये पेन बनाने की कंपनी है मेरी, तो मैं मार्केट में कैसे पता करूंगा कि ये पेन महंगा है या सस्ता है। मेरे पास सबसे बेसिक तरीका है कि मैं कंपेयर करके देखूंगा कि मार्केट में सेम फीचर्स वाले ये पेन कितने प्राइसेस के मिलते हैं। कितने प्राइसेस के हो सकता है, वो रेंज 20 रुपए से लेके 150 रुपए तक की हो, 300 रुपए तक की हो, पर वो 300 रुपए वाले पेन में क्या फीचर्स हैं, और ये वो 10 रुपए 20 रुपए वाले पेन में क्या फीचर्स हैं, और मेरे पेन में क्या फीचर्स। अगर मेरे पेन में जो फीचर्स हैं वो मार्केट में जनरली 30 से 35 रुपए का मिल जाता है, तो मैं अपना रेट उसी रेंज में रखूंगा। अगर मैं उसी सेम चीज को 300 रुपए मांगने लग जाऊं तो ऑब्वियसली बात है, इट विल बी ओवर प्राइस्ड, कोई भी मुझसे वो लेगा नहीं। और उसी चीज को मैं कम में बेचने शुरू कर दूं तो ठीक है, मेरा हो सकता है बिक जाए सस्ते के चक्कर में, पर जो मेरी असली वैल्यू थी वो मुझे नहीं मिली। तो प्राइस डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो प्राइस डिस्कवरी के लिए ही ये जो हमारा मर्चेंट बैंकर है ये सबसे ज्यादा काम करता है। ये हमारा मर्चेंट बैंकर, ये मर्चेंट बैंकर ही है जो हमारी प्राइस डिस्कवरी में हमारी हेल्प कराता है। इसके पास प्राइस डिस्कवरी के लिए 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। ये बंदा आईपीओ लॉन्च करते समय कंपनी को बोल सकता है कि या तो आप फिक्स प्राइस रख लो। फिक्स प्राइस मतलब कि भाई मैं अपने शेयर इस प्राइस में आपको दे दूंगा नए इन्वेस्टर्स, जब नया कंपनी के इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। या फिर आज के टाइम पे जो ज्यादातर चीज फॉलो करी जाती है वो करी जाती है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग एक ये प्रोसेस है कि फोर्ड से आप जो है, एक कंपनी ने डिसाइड करा कि मार्केट में जब हमने देखा तो ये चीज 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक की मिल रही है, तो उसने क्या करा, उसने वही रेंज जाके कंपनी के लिए वही रेंज जाके बता दी कि आप जो है ये रेंज के अंदर ये स्टॉक्स खरीद सकते हो। अब क्या है कि इंसान डिसाइड करेगा, जो इन्वेस्टर है वो डिसाइड करेगा कि मेरे को इसकी वैल्यू 100 रुपए की लगती है या मेरे को इसकी वैल्यू 120 रुपए की। वो इन्वेस्टर की मर्जी है। इससे 2 फायदे हैं। 2 फायदे क्या, एक तो हर जगह पॉइंट पे इन्वेस्टर्स खड़े होंगे तो आपकी अलॉटमेंट इजी हो जाएगी। अलॉटमेंट इजी कैसे, कि अगर मैं डिसाइड कर दिया था कि भाई 110 रुपए का ही मैं आईपीओ का प्राइस दूंगा, तो सब लोग जो सब्सक्राइब करेंगे वो 110 रुपए पे करेंगे। अब वो फेयर डीलिंग कैसे होगी, हमको कैसे पता। ऑल्दो जो कहता है आईपीओ, हम सबको पता है कि आईपीओ एक तरीके का अलॉटमेंट प्रोसेस, अलॉटमेंट का लकी ड्रॉ प्रोसेस, कि वो एक ड्रॉ खींचता है और ड्रॉ के बाद जो है जिसको मिलना होगा वो उसको प्राइस पे मिलेगा। पर हर कोई इंसान अगर 110 रुपए के प्राइस पे ही वो स्टॉक का प्राइस पे लगाने लग जाए तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अलॉटमेंट करवा रहे हैं, जो समझना चाहते हैं कि भाई मैं किसको दूं और कोई भी मेरे से फेयर डीलिंग नहीं मानेगा। पर अगर वहीं पे मैं एक रेंज दे दूंगा
तो इंसान अपनी सूझबूझ से, अपने ड्यू डिलिजेंस लगा के, कोई 100 रुपए पे भी बिड कर रहा होगा, कोई कहेगा कि मेरे हिसाब से ये 109 रुपए का प्राइस होना चाहिए, कोई बोलेगा कि मैं 113 रुपए के प्राइस पे लगाऊंगा। तो आपके पास हर तरीके का आपके पास बिडर होगा, और सबसे ज्यादा बिड जहां पे खड़ी होगी, कि सबसे ज्यादा बिड मतलब कि फोर्ड से 100 से लेके 120 की रेंज दी थी, और सबसे ज्यादा बिड लगाई है 117 पे किसी ने, तो 117 रुपए पे ये इंसान को आईपीओ मिल जाएगा। मतलब सब लोगों को, सारे इन्वेस्टर्स के लिए वो कट ऑफ जो होगी वो 117 रुपए। ये फायदा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस का, और यही बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉलो करा है इसमें भी। और ज्यादातर शेयर जब आप देखोगे तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे ही होता है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर को आसानी मिल जाती है कि जो कि तो वो किस तरीके से प्राइस डिस्कवरी कर सके, किस तरीके से अलॉटमेंट कर सके। दूसरा, एक फेयर चांस है अपने हिसाब से एक छोटा सा बार्गेन करने का इन्वेस्टर्स के पास, कि भाई नहीं, मेरे को इसकी वैल्यू इतनी नहीं लगती, मैं इसके इतने पैसे देना चाहता हूं, तो वो इतने पैसे दे देगा। इसके अलावा याद रखिएगा लॉट साइज, आईपीओ हमेशा लॉट साइजेस में ही आता है। मतलब कि एक बार मार्केट में शेयर लिस्ट हो गए तो आपकी मर्जी है, आपके पास 37 शेयर आए हैं तो आप 7 बेचना चाहो 7 बेच दो, आप 10 बेचना चाहो 10 बेच दो, आप 20 बेचना चाहो 20 बेच दो। पर जब आप खरीदने जाते हो तो एक एक शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है, लाखों करोड़ों रुपए में डीलिंग्स हो रही होती हैं, तो उसमें एक एक शेयर एक एक इंडिविजुअल को देना मुश्किल है, इसलिए ये हमेशा लॉट में आएगा। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि ये जो हमने आईपीओ देख रहे हैं इस टाइम पे पावरिका का, ये 375 से 395 का प्राइस बैंड है, और 37 लॉट की क्वांटिटी है, मतलब 37 शेयर होंगे उसमें, एक लॉट में 37 शेयर आएंगे ही आएंगे। और जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसका इश्यू प्राइस जो हुआ था वो 395 रुपए होता, तो मतलब कट ऑफ प्राइस जो भी रहा होगा वो 395 रुपए रहा होगा। अब 395 इंटू 37, ये वैल्यू जब भी आप इंटू करोगे और किसी भी शेयर में देखने जाओगे, ये वैल्यू आपके 15,000 रुपए से कम की ही होगी। ये वैल्यू हमेशा 15,000 रुपए तक मैक्स हो सकती है। एक लॉट 15,000 रुपए का आता है मेन स्ट्रीम आईपीओ का, और एक रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे लोग मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, या मैक्सिमम 1,90,000 रुपए, मतलब 13 लॉट तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें 2 लॉट भी करने तो 2 लॉट कैसे, 1 इंटू एक लॉट में 37 शेयर है, तो मैं ये नहीं कि 37 की जगह मैं 40 या 45 क्वांटिटी के लिए अप्लाई कर दूं, नहीं, आप या तो 37 के लिए अप्लाई करोगे, या 37 इंटू 2, 37 इंटू 3, 37 इंटू 4, और मैक्सिमम 37 इंटू 13 विच विल कम अराउंड 481 शेयर्स। इसमें ही आपको ये आईपीओ लेना पड़ेगा। वहीं पे एचएनआई की लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है, एचएनआई ज्यादा लगा सकते हैं। एचएनआई नॉर्मल है, अगर आप जो है आप लगाना चाहो, अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो आप एक एचएनआई के सर्टिफिकेट बना सकते हो बैंक से जाके, और आप एचएनआई के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो आईपीओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं कि आईपीओ अप्लाई करते समय एचएनआई में अगर मैं करूं तो ज्यादा चांसेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योरली एक लकी ड्रॉ की चीज है। आप लास्ट डे अप्लाई करो, आप पहले दिन अप्लाई करो, आप जो है एंड में अप्लाई करो, आप एचएनआई से अप्लाई करो, आप अल्ट्रा एचएनआई से अप्लाई कर दो, आप रिटेलर से अप्लाई कर दो, अगर आपकी किस्मत में होंगे तभी वो चीज मिलेगी। पर यहां तक हम किस्मत की बात कर रहे हैं, एक बार ही वो लिस्ट हो गया, उसके बाद वो शेयर ऊपर नीचे जब होगा, ऊपर नीचे क्यों होगा, जैसे हमने समझा कि भाई मार्केट में ऊपर नीचे होने के लिए शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, ये प्राइमरी मार्केट में सही काम करना पड़ेगा। प्राइमरी मार्केट में जब तक कंपनी सही काम कर रही है तो प्राइसेस ऊपर, और जब तक बेकार काम कर रही है तो प्राइसेस नीचे, यही हिसाब है। अब उसके हिसाब से आप वो ड्यू डिलिजेंस लगा के अपने हिसाब से कि भाई मैं बेच देता हूं, मैं खरीद लेता हूं, वो आपकी मर्जी है। पर सबसे पहली बारी जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो एक तरीके से लकी ड्रॉ ही रहेगा। इसको आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि जैसे हम सरकारी स्कीम आती है प्लॉट खरीदने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज की, है ना, जगह जगह अलग स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटीज अलग अलग सरकारी स्कीम निकालता है, तो वो सरकारी स्कीम के में भी ऐसे ही होता है कि जो सबसे फर्स्ट अलॉटी होता है वो लकी ड्रॉ के बेसिस पे होता है। पर उसके बाद मार्केट में जिस तरीके से सेक्टर्स बसते चले जाते हैं, कोई नया वहां पे डेवलपमेंट होता चला जाता है, मेट्रो आ जाती है, सेल परचेज में इंसान उसके ऊपर अपना एक प्रीमियम ऐड कर करके आगे बेच सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पावरिका के बारे में सारी जनरल स्टेटमेंट्स, उसकी कंपनी की फाइनेंशियल्स जो कि आप निकाल सकते हो। आपको बेसिकली क्या देखना होता है कि उसकी सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ क्या है
और उसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, आप दोनों देख सकते हो। उसके फॉर्मूले आप जो किधर लगा सकते हैं, नेट सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ रहा है, एबिटा कितना आ रहा है, एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास रिजर्व्स या सरप्लस अमाउंट कितना बचा है, टोटल देनदारी कितनी है, लोन कितना ले रखा है। लोन यूजुअली इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि भाई लोन कम होने चाहिए, रिजर्व सरप्लस बढ़ना चाहिए, नेटवर्थ स्टेबल है तो भी सही है, बढ़ जाएगी तो भी ठीक है। एबिटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एबिटा हम बोलते हैं कि जो हम एबिटा देख रहे हैं इसका मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड एप्रिसिएशंस। किसी भी तरीके के इंटरेस्ट चुकाना है, डेट्स चुकाने हैं, टैक्स भरने हैं, अप्रिसिएशन कोई पैसा आना है, उन सब से पहले की कमाई। और ये सब चीजें के बाद जो बचता है वो है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग होनी चाहिए और एबिटा भी ग्रोइंग होना चाहिए। बट कई बारी कंपनी में देखा जाता है कि प्रॉफिट नहीं भी बढ़ रहा होता है, पर अगर एबिटा प्लस में खड़ा हुआ है तो कंपनी तब भी अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकती है। नेट प्रॉफिट बढ़ने घटने का रीजन बहुत हो सकता है टैक्स ज्यादा, हो सकता है देनदारी ज्यादा हो उनके पास, लोन पे काम शुरू करा हो, डेट्स में प्रॉफिट चला जाता है। पर अगर कंपनी एक्चुअली में पैसा आ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, वो एबिटा डिसाइड करता है। यहाँ पे और नीचे जाएंगे तो हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन्होंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट बाय इक्विटी, आपका पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, सब यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कंपैरिजन करके दे रखा है कि ऐसे ही मेन कंपनीज के जो कितना है, आप दूसरी जो कंपनीज होंगी आप उनसे कंपेयर करके देख सकते हो कि भाई उनका कितना है और इनका कितना है। इसके अलावा नेट पे काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप नेट में पहले अपने किसी भी स्टॉक के बारे में ढंग से सर्च करो, समझो, उसके बाद ही उसको इन्वेस्ट करने जाओ। और एक बारी जब आपने ये सारी चीजें कर ली, ये कंपनी प्राइमरी मार्केट से उठ के आ जाती है सेकेंडरी मार्केट में, और फिर ये कंपनी कहलाती है लिस्टेड कंपनी। और एक बारी वो लिस्ट हो गई तो लिस्ट होने के बाद ये कंपनी कभी भी प्राइमरी मार्केट में जो भी चीज हो रही होगी, चाहे वो अच्छा काम कर रही हो, बुरा काम कर रही हो, वो सारी की सारी चीजें आपके सेकेंडरी मार्केट में उसका प्राइस बताता रहेगा। तो ये प्राइमरी मार्केट से उठकर सेकेंडरी मार्केट में ये कंपनी आ जाती है और फिर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाना शुरू होती है। और लिस्टेड कंपनी के सारे जो भी भाव होते हैं, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, वो सब एम्प्लॉय कहाँ से हो रहे होते हैं, प्राइमरी मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो इस तरीके से हमारे कैपिटल मार्केट में ये कंपनीज लिस्ट होने के बाद हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ये एक बारी कंपनी प्राइमरी मार्केट से कैपिटल मार्केट में आ गई तो अब ये शेयर्स कहलाती है। ये पूरा आईपीओ का प्रोसेस और डिटेल में हम आगे आने वाली क्लासेस में भी समझेंगे। और हम अभी मेन जो एंटिटीज है हमारी, एनएससी, बीएससी, सेबी, ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ये सब नेक्स्ट क्लास से समझना शुरू करेंगे। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी एक कंपनी, चाहे ये साइट से जिससे मैंने बोला है या किसी और साइट से, आप अपने हिसाब से बिना कुछ देखे हुए, मतलब बिना किसी और की सुने हुए, आप एक बार वो एनालाइज करके देखें, उसे समझें और उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि भाई मैंने ये चीज देखी तो ये चीज नहीं है, या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं आप वो क्वेश्चंस मुझसे जरूर पूछें। मैं चाहता हूं कि ये इंटरेक्शन, ऑब्वियसली बात है डिजिटल क्लासरूम में थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं चाहता हूं कि इंटरेक्शन होता रहे ताकि हम और नई चीज जो है समझ सकें और मेरे को भी समझ में आए कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है या क्या समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है सारे जो मेन की प्लेयर्स हैं, एनएससी, बीएससी, सेबी, सब ब्रोकर, इसके अलावा जो है कितने तरीके का मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट क्या होती है, डेरिवेटिव क्या मार्केट होती है, करेंसी मार्केट में क्या होता है, कमोडिटीज मार्केट में क्या होता है, डेट मार्केट क्या होती है, ये सब समझेंगे। तब तक के लिए आप जो कहते हैं सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें काफी बूस्ट मिलेगा ताकि हम धीरे धीरे आगे
इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से गैदर करके आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आते रहें। थैंक यू।